नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा का फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। बिना समय गंवाए हुए, हम सभी जानते हैं कि हम भाई समय रहेगा तो कभी बातचीत की जाएगी फुर्सत में, है ना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। चलो भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बार चेक कर लें क्या सही आ रही है स्क्रीन पर। थोड़ा सा इसको क्यों भाई चेक करिए। हाँ, थोड़ा सा ठीक, ये स्क्रीन, हाँ ठीक है, हाँ ठीक 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 ठीक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। 1 मिलियन में 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम साधारण नमक है। विलियन के प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता की गणना कीजिए। इंग्लिश अगर हम बात करें, क्या कह रहा है। A solution contains 40 grams of common salt in 32 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by percentage of the solution. क्या होगा आंसर भाई, फटाफट से देंगे आंसर, ठीक है। चलिए तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। क्या बात कर रहा है ये, एक सॉल्यूशन है ना। और सॉल्यूशन में क्या है, 40 ग्राम, 40 ग्राम आपका क्या है, ये कॉमन साल्ट है ना, कॉमन साल्ट है। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, 320 ग्राम क्या है, वाटर है। चलो भाई 320 ग्राम क्या है, वाटर देख लेते हैं। अब जरा ये बताइए कि जो कॉमन साल्ट क्या है, कॉमन साल्ट आपका सॉल्यूट होता है, ये सॉल्यूट होता है ना। इस पर थोड़ा सा पेन चेंज कर दे भाई, है ना। और ये क्या होता है आपका, सॉल्वेंट होता है ना, ये आपका सॉल्वेंट होता है वाटर। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया जाता है। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये 40 ग्राम है ना। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 320 ग्राम है। कितना आएगा जोड़िए तो आपका आ जाएगा 360, है ना, 360 आएगा। ये हमें क्या मिल गया है, ये है मास ऑफ सॉल्यूशन हमको मिला है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमको मिल गया है। अब भाई जब मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास रहेगा तभी तो मास परसेंटेज निकालेंगे। तो मास परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, मास परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब बस हो गया भाई, इसको पुट करते हैं वैल्यू कितना है। मास ऑफ सॉल्यूट इसमें कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ भाई इसमें आपका 40 ग्राम, ठीक है, इंटू 100 अपॉन कितना है मास ऑफ सॉल्यूशन 360। ये देखिए 360 हमको क्या मिला है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए अब इसको भाई वेरीफाई करते हैं, है ना, ठीक है। ये 4 से 9 बार में गया, फिर बचा 100/9, कितना जाएगा, 9 1 जा 9, सॉरी 1 सेकंड यार, ठीक है, कितना है 1, फिर बचा 1, फिर 9 1 जा 9, ठीक है, फिर आपका हाँ फिर 0.1, यानी 11.1, 11.1 कहाँ आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है भैया। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, मिश्रण की कौन सी विशेषता नहीं है, यानी विच इज ए नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की कौन सी विशेषता नहीं है, इसे भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। सेकंड क्या कह रहा है, निश्चित संगठन नहीं होता है। सी कह रहा है कि निश्चित गलनांक होता है। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, है ना। इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ये बात तो सही है भाई, है ना। कि भैया इसको मिक्सचर को जो है, इसको फिजिकल मेथड के द्वारा जो है सेपरेट किया जा सकता है, ये तो सही बात है। डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, ये भी सही बात है। डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है, ये इनडिफिनिट होता है, इनडिफिनिट होता है, ठीक है भाई। यही आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पर बात करते हैं हम, क्या कहता है। पृथक्करण कीप द्वारा दो अमिश्रणीय द्रवों का पृथक्करण उनके अंतर पर आधारित होता है, यानी इंग्लिश में अगर बात करें, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल
इमिसिबल की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। बाई सेपरेटिंग फनल इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर, है ना। अगर दो हमारे पास इमिसिबल लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड मीन्स होता है कि ऐसे दो मिश्रण जो आपस में मिले ना, ठीक है, यानी मिक्स ना हो, उनको हम इमिसिबल बोलते हैं। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करता है ना, पृथक्करण के द्वारा दो मिश्रणी द्रवों का पृथक्करण उनके अंतर पर आधारित होता है। ये डिपेंड करता है उनकी डेंसिटीज पर। ठीक है, ये उनका डेंसिटी क्या है इस पर डिपेंड करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। दो द्रवों का आंशिक आसवन, दो द्रवों का आंशिक आसवन बेहतर परिणाम देता है यदि उनके विलयनों में अंतर अधिक हो। किसका, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहां पर दूसरा है भाई, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ टू लिक्विड्स गिव्स बेटर रिजल्ट इफ द डिफरेंसेस इन लार्ज इन देयर, किसमें, उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो है डिफरेंसेस हो, या फिर डेंसिटीज में डिफरेंसेस हो, कलर्स में उसके डिफरेंसेस हो, या सॉल्युबिलिटीज में होंगे। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा भाई इसको, है ना, चीटिंग नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर बी होगा, सॉरी ए होगा, बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी। बीपी पर ये डिपेंड करता है, ठीक है भाई। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कर रहा है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। इजी क्वेश्चन है, लूटी, क्या करना है। पहला ऑप्शन है पारा और ब्रोमीन, भी अंग्रेजी में लाते हैं यार, अब पारा जो है, हमारा भी पारा जो है, हम लोग का भी पारा जो है गड़बड़ कर देगा ये। चलिए, मरकरी एंड ब्रोमीन। सेकंड है गैलियम एंड मरकरी। थर्ड है आपका मरकरी एंड क्लोरीन। एंड डी है आयोडीन एंड मरकरी। क्या हो सकता है, हम सभी जानते हैं कि कमरे के तापमान पर आपका मरकरी और ब्रोमीन दो ऐसे एलिमेंट हैं जो किस फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं, है ना। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात ये है, मरकरी आपका क्या होता है, ये आपका होता है मेटल, और ब्रोमाइन आपका क्या होता है, नॉन मेटल। ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्या कर रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, यानी सेल वाला प्लांट इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है भाई, सेलुलोज की बनी होती है या बैक्टीरिया की बनी होती है। ये तो भाई कोई मतलब ही नहीं है इसका। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में लिपिड अणुओं का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि कर रहा है लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, यानी कि लिपिड यानी फैट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है। यहां दिया है शेर के द्वारा, शेर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ शेर वगैरह नहीं, रियल वाला नहीं है भाई ये, ठीक है, ये शेर है ना। दूसरा है रेर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तीसरा है गोल्गी एपरेटस एंड डी है प्लास्टिड। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, देखिए लिपिड का जो फॉर्मेशन करता है वो शेर करता है ना। लिपिड का फॉर्मेशन कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा भाई आपका रेर सिंथेसिस। ठीक भाई, नेक्स्ट गोल्गी एपरेटस की बात करते हैं अभी, इसकी भी चर्चा भी कर रहे हैं, वेट करिए कुछ सेकंड। लाइसोसोम उत्पन्न होता है, चलिए भाई, लाइसोसोम उत्पन्न होता है कहां से होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, या गोल्गी बॉडी से होती है, या न्यूक्लियस से होता है, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो सकता है बताएंगे भाई, फटाफट से बताएंगे आंसर का, है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई। लाइसोसोम भाई गोल्गी बॉडी से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, गोल्गी बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन अच्छा है भाई, चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से, है ना। भैया बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इसेंशियल फॉर बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की बात कर रहा है, आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, यानी कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का जो भी निर्माण होता है वो कहाँ किसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है, या गोल्गी एपरेटस के द्वारा बनाया जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम, किसके द्वारा बनाया जाता है बताएंगे भाई। देखिए गोल्गी एपरेटस, यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, गोल्गी एपरेटस के द्वारा ही इसका बनाया जाता है, साथ ही साथ पैकेजिंग भी की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और हाँ, अभी हमने इसको जस्ट देखा, ये लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली रहित ऑर्गेनल है। अच्छा क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑर्गेनल विदाउट ए सेल मेम्ब्रेन इज, बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या हो सकता है ना, फटाफट से बताएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा भैया वो दिया है, ए राइबोसोम, बी न्यूक्लियस, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राइबोसोम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। आपका जो कोशिका झिल्ली रहित ऑर्गन होती है वो है आपका राइबोसोम, ठीक है। फंक्शन क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है भाई। नेक्स्ट क्या है, कोई पिंड तभी त्वरित होता है जब उस पर किसी बल द्वारा कार्य किया जाता है, या फिर कह रहा है किसी संतुलित बल द्वारा कार्य किया जाता है, फिर सी कह रहा है किसी असंतुलित बल द्वारा कार्य किया जाता है, या डी कह रहा है ये सभी, है ना। ए बॉडी एक्सिलरेट ओनली व्हेन इट इज, क्या होगा, एक्टेड अपॉन ए बाई फोर्स, या बी ऑप्शन एक्टेड अपॉन बाई ए बैलेंस फोर्स, डी सी ऑप्शन है एक्टेड अपॉन बाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। कौन सा हो सकता है भाई, देखिए अगर कोई भी पिंड त्वरित हो रहा है तो इसका मतलब ये उस पर भाई अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। अनबैलेंस यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है भैया। चलिए आगे बात करते हैं, क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, द्रव्यमान यम का एक खगोलीय पिंड, द्रव्यमान एम का एक खगोलीय पिंड अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में स्थिर वेग v से गति कर रहा है, वस्तु द्वारा अनुभव किया गया बल होगा, कैसा होगा भाई, ये एम ए का स्क्वायर है, एम ए का स्क्वायर, ठीक है, दूसरा एम वी है, सी कर रहा है 0 होगा, डी कर रहा है नन ऑफ अबव, है ना। देखिए ए हेवनली बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन स्पेस विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कैसा क्या फील होगा भाई, अगर कोई भी वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है वो कैसा फील करेगा कि वहां पर जो भी बल जो होगा वो 0 होता है, ठीक है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है भाई कि प्रश्न नंबर 13, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज, यानी किसी पिंड पर लगने वाला अपकेंद्री बल की दिशा है, क्या होता है, टेंजेंशियल टू द पाथ, बी कर रहा है टूवर्ड सेंटर, सी कर रहा है पैरेलल टू द रेडियस, डी कर रहा है ऑलवेज कांस्टेंट, क्या हो सकता है ना, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर भाई, है ना। चलिए ईमानदारी सॉल्व करना है भाई, चीटिंग नहीं करना है अपने साथ, सॉल्यूशन आपको बाद में देखना है, आंसर आपको बाद में सुनना है, पहले आप स्वयं से सॉल्व करने का एक बार प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर की हम बात करें, देखिए अगर अपकेंद्री बल है तो ये बाहर की दिशा में वर्क करता है, टेंजेंशियल टू द पाथ, है ना, पथ की स्पर्श रेखीय ओर वर्क करेगा, टूवर्ड से तो आपका सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीपिटल होता है भाई, कहाँ गया है, एक सेकेंड, ठीक है, ये होता है आपका, ये भाई कहाँ, सेंट्रीपिटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस पिंड के लिए निश्चित रूप से सत्य है जिसे अभी अभी एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा गया है और जो गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्र रूप से गिर रहा है ना, यानी ऑप्शन ए फर्स्ट क्या कर रहा है, यह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित नहीं होता है, फिर बी कह रहा है कि इसका अंतिम वेग इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसका प्रारंभिक वेग शून्य हो जाएगा, या फिर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। एक बार इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है इंग्लिश में भी, है ना, क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेनली ट्रू फॉर ए बॉडी विच इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट and is falling freely under gravity. It does not accelerate at 9.8 meter per second square. B कर रहा है its final velocity depends upon its mass. C कर रहा है its initial velocity will be 0 and D कर रहा है none of the above. अगर हम बात करें इसके राइट आंसर से क्या होगा भाई, फटाफट से बताएंगे, है ना। अगर स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है, प्रारंभिक पूछा है, ध्यान कहाँ गया भाई, है ना, कौन सा छोड़ा गया और गुरुत्वाकर्षण के अधीन रूप स्वतंत्र रूप से गिर रहा है ना। तो देखिए जिसे अभी अभी एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा गया है और जो गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, ठीक है, तो इसमें इसका प्रारंभिक वेग भाई 0 होगा,
है ना। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कैसी होगी, 0 होगी भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। किसी द्रव में डूबी हुई, हाँ, किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल है ना। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन लिक्विड इज क्या होगा भाई। पहला ऑप्शन है प्रणोद, बी है उत्प्लावन बल, सी है दाब, डी है डेंसिटी। क्या आंसर हो सकता है, फटाफट से जवाब दीजिएगा भाई, इसका क्या आंसर होगा। चलिए, हाँ, क्या हो सकता है भाई, है ना भैया, बताएंगे फटाफट से क्या जवाब होगा इसका। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बायोंट फोर्स। ठीक है, बायोंट फोर्स होता है यानी किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु ऊपर की ओर लगने वाला बल। ठीक है, जो ऊपर की ओर लगता है वो होता है बायोंट फोर्स। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, बस यही तक था, है ना। 15 क्वेश्चन आपको हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।